बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है हमारे पास, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल करना है और एंगल बताना है कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आएगा, उसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को जब हम या स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं और क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की जगह हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब जब आपने इन दोनों को इक्वल कर लिया है तो आपको इनके दरमियान एंगल चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साइड पे कर लेंगे, जबकि ए और बी जो कि मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स का मतलब है इसकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई भी इंटीजर हो जाएगा, जिस तरह 4, 5, तो इसको आप एक साइड पे कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे ए बी इधर रहेगा, राइट साइड वाला इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी को हम ए बी के साथ कैंसिल करवा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 1 बचेगा। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर प्रेजेंट है, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो टेन इन्वर्स हो जाएगा। और टेन इन्वर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, इसके लिए आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता दूँगी बनाने का, आपको इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थीटा जब टेन 1 किस एंगल पे होता है, ये टेन है और ये 1 है और ये किस एंगल पर है, 45 डिग्री पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री इज़ इक्वल्स टू थीटा। तो ये आपके पास थीटा 45 होगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यू का बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड में हमसे कहा गया है, द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। तो यानी हम हाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने प्रोजेक्टाइल के 3 फार्मूलास पढ़े हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम हाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे किस एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। और एंगल्स हमारे पास कौन से गिवन हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन चारों को हम पुट करेंगे। अब हम थीटा की चारों वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। हाइट का यही फार्मूला यूज़ होगा, वी आई स्क्वायर साइन, एंगल हमारे पास 0 है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। साइन 0 स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, 0 के इक्वल होता है। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 होगा, 0 किसी चीज़ से डिवाइड होगा तो भी 0। तो हमारे पास हाइट जो है वो 0 आती है, क्योंकि साइन 0 आपके पास 0 आंसर देता है। इस तरह 45 डिग्री को पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर, वी आई स्क्वायर साइन 45 डिग्री, और क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो साइन 45 का स्क्वायर आएगा। और साइन 45 किसके इक्वल है, इसके लिए हम टेबल यूज़ करेंगे। ये आपके पास साइन है और साइन 45 1/√2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 1/√2 यूज़ करेंगे। क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो 1/√2 का भी स्क्वायर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होता है और 2 को हम नीचे ला सकते हैं, इसका डिवाइड करवा सकते हैं। ओरिजिनल फार्मूले में अगर हम कांस्टेंट को सेपरेट करें तो हमारे पास 1/2 वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी आता है, यानी फार्मूले में 1/2 से टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। फिर हम थीटा को 60 डिग्री पे इसी फार्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। एज इज़ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 60 डिग्री और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसको हम यहाँ पर √3/2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय जी। क्योंकि ये स्क्वायर 3 का भी है और 2 का भी है, जब 3 के साथ हम इसको डील करेंगे तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 3 आएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा और ये जी से डिवाइड होगा। और ये जो 4 है ये इसको हम जी के साथ नीचे डिवाइड करवा सकते हैं डायरेक्टली, वी आई स्क्वायर 3 जी और साथ में 4, 3/4 कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हम शुरू में ले सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है वी आई स्क्वायर जी। इस तरह हम 90 डिग्री को पुट करवाते हैं। एज इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 90 और इसका स्क्वायर। और साइन 90 की स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम दे सकते हैं। साइन 90 हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास फर्स्ट में आंसर 0 है, तो ये तो हमें मैक्सिमम कभी भी वैल्यू नहीं देगा। बी ऑप्शन जहाँ पर थीटा 45 था उसके आंसर के साथ 1/2 आ गया, फिर 3/4 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सपोज कर ले 1 है। उसका मतलब जो वैल्यू आएगी उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर मैक्सिमम नहीं रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वी आई स्क्वायर जी, क्योंकि सब में वी आई स्क्वायर जी सेम है, तो वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जब 4 से डिवाइड करेंगे फिर भी आपके पास जो वैल्यू मैक्सिमम नहीं रहेगी।
ये वैल्यू मैक्सिमम रही क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ के साथ इसको डिवाइड नहीं करवाए, जैसे यहाँ पे 2 और 4 के साथ करवा रहे थे। तो हमारे पास एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, उस पर हमारे पास जो हाइट है वो मैक्सिमम आती है। नेक्स्ट थर्ड वाला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ़ दे आर। स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है, हम डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो वो कहते हैं कि थीटा क्या होगा, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारे पास वेक्टर्स होंगे। तो ये वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे 30 डिग्री या 45 डिग्री, इस पर ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। तो ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दो वेक्टर्स इस तरह हैं, यानी कि दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा की जगह ए बी कॉस थीटा में थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे। कॉस 90 आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से 0 होती है, क्योंकि ये 0 है तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर 0 आएगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपने मैक्सिमम निकालनी है। पैरेलल का मतलब है कि दो वेक्टर्स ए और बी आपके पास इस तरह हैं, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उसका मतलब है उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल है। तो ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह आप 0 पुट करेंगे। कॉस 0 आपके पास क्योंकि 1 के इक्वल होता है, तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो आपके पास आंसर आता है ए बी। अब हमें लग रहा है कि ये मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, एक 0 नहीं है। नेगेटिव और 0 ही आंसर को मिनिमम करते हैं। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी आप इसको चेक करेंगे, तो उसको चेक करते हैं। अब बकाया दोनों केसेस में जब हम cos 30 और cos 45 की वैल्यू पुट करते तो हमारे पास आंसर में ये 7√3/2 और 1/√2 आ जाता है, जो कि हमारे पास आंसर को मिनिमाइज़ कर देते हैं। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ए की कोई भी वैल्यू ले लें, 4 ले लें, बी की भी कोई वैल्यू ले लें, उसके बाद उनको देखें तो जो आपके पास मैक्सिमम आंसर आता है वो आपके पास ए बी है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो आपके पास जो आंसर है वो मैक्सिमम आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो है पैरेलल। हमारे पास 4 वाले एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। ऐसे कोई से दो एंगल्स निकालें जो म्यूचुअली आपके पास परपेंडिकुलर हों, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या 270 डिग्री। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जिनको ऐड करके आप 90 डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 30 और 60 को ऐड करेंगे 90 आएगा, 20 70 को ऐड करेंगे 90 आएगा, 45 को 45 से ऐड करेंगे तो 90 आएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें और निकालें कि कौन हमारे पास सेम वैल्यूज़ देता है। अगर हम 30 डिग्री को पुट करते हैं यहाँ पे तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, साइन 60 आ जाएगा और बकाया तो मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ जो हैं वो तो सेम ही आएंगी। 60 को अगर पुट करेंगे तो 62 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा। तो ये आपके पास जो है वो सेम वैल्यूज़ देगा। अगर आप 20 70 45 45 या किसी और चीज़ को पुट करेंगे तो वो आपके पास इस तरह वैल्यूज़ नहीं देगा। अब अगर आप इसमें सप्लीमेंट्री का करना चाहते हैं, इन दो एंगल्स को ऐड करें और आपके पास 180 आए, फॉर एग्जांपल 60 और 120 को ऐड करें तो आपके पास 180 आएगा। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे रेंज के फॉर्मूले में, तो थीटा में आप 2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करवाते हैं, जैसे कि इसमें था, तो वो आपके पास 60 120 हो जाएगा और 120 जो डबल हो जाएगा तो वो 240 हो जाएगा। साइन 120 कभी भी साइन 240 के इक्वल नहीं होता। इस तरह दूसरे भी एंगल्स जिनको आप ऐड करें और 180 आए तो वो भी आपस में इक्वल नहीं होते, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा 270 डिग्री वो भी नहीं पॉसिबल और परपेंडिकुलर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो 270 डिग्री यहाँ पे आता है, 0 90 180 और 270 डिग्री जो है वो डाउनवर्ड है और प्रोजेक्टाइल कभी भी डाउनवर्ड इस तरह मोशन नहीं करता, वो हमेशा उसकी मोशन इस किस्म की होती है। तो ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं। और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है और प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास हमेशा वो 2 डिमेंशनल मोशन होती है। अगर हमारे पास 2 डिमेंशनल मोशन है, इसका मतलब है कि इसमें आपके पास एक्स भी के अलॉन्ग भी और वाई के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कभी भी ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो नहीं होता क्योंकि उसमें फिर 1 डिमेंशनल मोशन आ जाती है, तो इसलिए परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, 270 भी नहीं, सप्लीमेंट्री भी नहीं, और इसका आंसर होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री में आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 30 60 20 70 45 45 इन दोनों में भी ये सेम आंसर देता है या नहीं देता, लेकिन इस पर कन्फर्म है कि ये सेम ही आंसर देगा क्योंकि साइन 2 × 30 साइन 60 और साइन 120 तकरीबन बराबर ही होते हैं।
तो इस पर ये वैल्यू सेम देगा। यानी ये आते हैं किस रेंज में, कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं, इसलिए हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री का लगाया है। स्टूडेंट्स 2.5 वाला देखें, एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ट्रैजेक्टरी का मतलब है जो वो पाथ फॉलो करता है, और ये उसने पाथ फॉलो किया है, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है टॉप, एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो टॉप उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन इक्वल होता है जी के, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। 2.6 में देखें, वो कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, इस इम्पल्स का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाई टी व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टाइम का सेकंड है, तो आपके पास का यूनिट आता है न्यूटन सेकंड। इसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़, हमने इसके लिए मैथमेटिकल काम किया हुआ है। हमने फार्मूला निकाला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो वो फोर्स के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे। इसके बाद है एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी दैट इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, उसका मास जो फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसके नीचे वाले पार्ट्स को जो है वो उससे अलग कर दिया जाता है। तो जैसे ही उसका मास कम होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसके बाद 10 MCQ है, इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ एनर्जी। तो नहीं होगा, इलास्टिक का मतलब ही ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि एक हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट है और काइनेटिक एनर्जी, और उसमें कंजर्व रहना है। गेन ऑफ एनर्जी भी नहीं रहेगा, क्योंकि कंजर्व होने का मतलब है कि जितनी पहले थी उतना ही सम, जितना सम पहले था उतना ही सम जो है वो इवेंट के बाद में है, यानी कोलिजन के बाद में है, और दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, तो गेन भी नहीं होगा। अगर हम डी को कहते हैं नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इलास्टिक कोलिजन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए एनर्जी का बिल्कुल ताल्लुक है इलास्टिक कोलिजन से। अब सी ऑप्शन है नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना एनर्जी को गेन करेगी ना लॉस करेगी, बल्कि उसके लिए हम क्या वर्ड अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे, इट विल कंजर्व द एनर्जी, और वो हमारे पास एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।